हम लोगों ने इंडिया विक्स को पढ़ लिया कि बायर के लिए कैसे परफॉर्म करती है, सेलर के लिए कैसे परफॉर्म करती है। आज का हम लोग का टॉपिक है कि इंडिया विक्स बढ़ता क्यों है, इंडिया विक्स सडन स्पाइक कैसे आता है। इंडिया विक्स में हम लोग सडन अगर स्पाइक को समझ गए कुछ दिन पहले से ही, तो आप एक अच्छा रेडी हो सकते हैं मार्केट को देखने के लिए, जैसे इससे पहले आप इलेक्शंस को देखें। जैसे इंडिया विक्स में हमेशा मार्केट एक न्यूट्रल कंडीशन में 12, 14, 16, 18 के बीच चलती रहेगी, लेकिन अचानक से यहां पर इंडिया विक्स में तेजी जब आती है, रैपिड जो मूवमेंट आता है, तो वो क्यों आता है, तेजी से क्यों बढ़ता है। सबसे पहले आता है बजट। तो इसका मतलब अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप लोगों को हर एक जगह पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। यहां पर ऐसे कितने लोगों को, जितने लोगों को ये लगता है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस से स्टॉक मार्केट में अच्छा करती है, नहीं, उसका एक परसेंटेज है। बाकी उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो इस बात पर बिल्कुल काम नहीं करते कि कंपनी की परफॉर्मेंस ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी कंपनी है तो उस पर उससे रिलेटेड न्यूज क्या आ रहा है, उससे जुड़ा हुआ कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, उससे जुड़ी हुई कंपनी की फंडामेंटल और टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या है, उससे जुड़ा हुआ मार्केट में उसका नया इनोवेशन क्या है। तो मतलब सारी चीजों को जब तक आप एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को बुनियादी रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब वहां सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं मैटर रखती। क्लियर हो गया। जैसे एक उदाहरण, टेक्निकल पे आपने सब कुछ खींच के रखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी का एक रिजल्ट आने वाला है 22 सितंबर को, एक उदाहरण के तहत 22 सितंबर को। अब 22 सितंबर से पहले आपने स्टडी कर लिया कि नहीं कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्निकली वो अपने सपोर्ट या मिड रेंज में है, जहां से आपको लगता है कि ऊपर नहीं जाएगी। एक उदाहरण है, दिमाग में स्ट्रक्चर खींचेगा कि फंडामेंटली मजबूत है, लेकिन टेक्निकली देखा जा रहा है तो कंपनी एक रेंज में है। लेकिन 22 सितंबर को जो है या 22 दिसंबर को जो है उसका अनाउंसमेंट आने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट वाले दिन से कुछ दिन पहले जब आपने रिसर्च किया तो आपको कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक लगा और कंपनी का बुक भी ठीक लगा, और आपको लगा कि संभवतः क्वार्टर रिजल्ट जो है इस कंपनी का अच्छा आ सकता है बाय योर स्टडी। और जैसे आपने उस चीज को सोचा और यकीनन वैसा ही हो गया कि कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट दिखा दिया, किताब में प्रॉफिट दिख गया। प्रॉफिट दिखते ही टेक्निकल कुछ भी हो स्पाइक बन जाएगी, 10, 20, 50 रुपए मार्केट भाग जाएगी। अब आपको लगेगा यार मारू बोझू कैंडल क्यों बन गई यहां। तो इसका मतलब वहां टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं था, वहां न्यूज का इंपैक्ट था। न्यूज आई, कंपनी परफॉर्मेंस बढ़ी, बायर इंटर मारे, मार्केट भाग गई। तो इसलिए हमेशा बजट पर जरूर ध्यान दीजिए। जैसे यूपी गवर्नमेंट का बजट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है, हर साल बजट पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि बजट वाले दिन इंडिया विक्स बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत तेज वॉलेटाइल होती है। और जब न्यूज आने के कुछ देर पहले, मतलब जिसको कहते हैं फाइनल आउटकम, न्यूज आने से कुछ देर पहले और कुछ देर बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, एक बहुत बेहतरीन वॉलेटिलिटी आती है। अगर आपने उसको स्टडी कर रखी है तो उस दिन आप अपने क्षमता से अच्छी सोच से अच्छा मुनाफा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बजट पर बहुत अच्छी स्टडी करनी है। अब यहां स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को अगर बजट के बारे में पता ही नहीं, इकोनॉमिक्स के बारे में पता ही नहीं, जीडीपी के बारे में पता ही नहीं, गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं, ये स्कीम किस किस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट करेगी ये बात पता ही नहीं, तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को पर्टिकुलर पकड़ नहीं पाएंगे कि मार्च से लेकर के जून तक कौन सी चलेगी, जून से लेकर सितंबर में कौन सी चलेगी। जैसे इससे पीछे जाइए तो हम लोग विक्स को तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी अभी एक अनाउंसमेंट आया था, आज से 3 महीने 2 महीने पीछे जाइए, जहां पर रिवाइज हो रहा था इंश्योरेंस सेक्टर पे जीएसटी माइनस होने की। आप देखिए आदित्य बिरला, आप देखिए एलआईसी हाउसिंग, या जितने ऐसे लोगों थे जहां जहां जीएसटी का डायरेक्ट तुरंत का तुरंत वह कंपनियां प्रॉफिटेबल हो गई, 20, 20, 40, 70, 70 रुपए भाग गई। क्यों? क्योंकि जीएसटी उधर माइनस हुई, प्रीमियम कम हो गया, और इसका डायरेक्ट एडवांटेज किसको किसको। अब अगर आप न्यूज से कोई लेना ही देना नहीं, वहां वो चीज बता दी गई, हमारे जहन तक आई नहीं, और जहन में भी आई तो हमने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आप बताइए ना कि आदित्य बिरला, सन लाइफ या निपॉन आप कैसे उठा पाएंगे।
आपको तो ये बात पता होनी चाहिए ना कि जीएसटी किस सेक्टर में कम की गई, माइनस किया गया, जीरो किया गया, उस सेक्टर में क्या इसका इंपैक्ट आएगा, उसमें शीर्ष पर कौन सी कंपनी है, उसको निकालिए तो आप देखेंगे कि विक्स उसमें इंप्लाइड रहेगा, वॉलेटिलिटी उसमें हाई रहेगी, वन साइडेड मूव होती चली जाएगी। उससे प्रीवियस जाइए, युद्ध का दौर था और उस युद्ध के दौर में बेल बीईएल बेल कंपनी को देखिए, भेल बीएचईएल भेल को देखिए, ऐसी न जाने कितनी कंपनियां थी डिफेंस से जुड़ी हुई जो सिर्फ डेली 10 रुपए 12 रुपए 14 रुपए भाग रही थी। उससे और पीछे जाइए तो हर बार आप इस बात को समझिए कि आपको न्यूज पर बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद स्टॉक से जुड़े हुए न्यूज पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी और भारत सरकार की योजनाओं पर भी बहुत गहरा आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहली चीज आई कि इंडिया विक्स क्यों बहुत रैपिडली स्पाइक की तरह वॉलेटाइल होता है, तो उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन जो होता है वो बजट का अनाउंसमेंट होता है। तो आपको बजट पे बहुत अच्छी स्टडी करनी है। दूसरा, इलेक्शन रिजल्ट। अभी अभी बिहार का रिजल्ट देखिए, बिहार का रिजल्ट जैसा ही अनाउंसमेंट होता है मार्केट एक जगह कंसोलिडेट कर रही थी और शाम में 3 बजे भाग जाती है। जैसे ही कंफर्म हुआ यहां पर रिजल्ट आउट हुआ, वहां पे एक स्पाइक बनी, तो इसका मतलब कि वहां पे हाई वॉलेटिलिटी से इलेक्शन रिजल्ट को कवर अप किया गया। तो अगर आप इलेक्शन रिजल्ट पर पैनी नजर रख ही नहीं रहे और इलेक्शन रिजल्ट का क्या अप्रोच आएगा स्टॉक मार्केट में आप उसको समझ ही नहीं रहे, तो ये समझिए कि तुक्का है, वो पी लेके बैठे हो और सी भाग गई, कहानी पूरी खत्म, उस दिन स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा। तो यहां पर यह चीज आपको समझना है। फिर आरबीआई से जुड़े हुए सारे न्यूज का डायरेक्ट असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई और सेबी रेगुलेटरी बोर्ड, यहां पे एक शब्द और जोड़ लेना है, सेबी, क्योंकि दो ही तो बॉडी है, एक बैंकिंग प्रणाली की बॉडी है आरबीआई और दूसरा है सेबी। मान लीजिए कि अभी सेबी के कोई डायरेक्टर है और इन डायरेक्टर के ऊपर कोई भी आरोप लग जाए। अब कंपनी फंडामेंटल चाहे जितनी अच्छी हो, निफ्टी बाजार बैंक निफ्टी चाहे टेक्निकल चार्ट पर कितनी भी अच्छी हैमर का डबल हैमर बनाए रखी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार आपको एक तरफा गिरते हुए ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूज ट्रेंड करेगी और स्टॉक मार्केट में निगेटिवली इंपैक्ट करेगी। यहां यह भी मत सोचिएगा कि क्या इस डायरेक्टर पे सही आरोप लगा, इतनी फिलॉसफिकल नहीं होती जिंदगी। आज भी मैं इसी चीज की चर्चा करता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरा अभी एक लैपटॉप रखा था उसके ऊपर हीरा जड़ा हुआ था, तुम ही पहले आई थी, तुम लेके चली गई, बस इतने बात खत्म, बस मेरा काम तो खत्म हो गया। अब तुम सिद्ध करते रहो, नहीं सर उस दिन तो मैं वहां पर थी, उस दिन तो मैं यहां पर थी, जब अब करते रहो, लेकिन तुम्हारा तो कहानी खत्म ना 5 दिन। ऐसे तुम मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दो, तो आरोप लगाने का सिलसिला सबसे सरल सिलसिला है, लेकिन उसको फिर खत्म करते करते ये आप फिलॉसफिकल रहो कि खत्म करने, लेकिन मार्केट तब तक ऐसे ऐसे करते हुए यहां पर पहुंच जाएगी। फिर यहां आने के बाद पता चलेगा रे ये तो खाली ऐसे ही खबर थी, फिर यहां से चलनी शुरू होगी, लेकिन ये कहानी तो उसी दिन दे देगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें आप लोग ये एनालाइज करने मत बैठ जाइएगा कि खबर पुख्ता हो जाने देते हैं, नहीं, यहां तो एक बार बात समझ लो, एक भेड़ गिरी तो उसके पीछे पूरी भेड़ गिरने की प्रथा है। यहां तो खाली बोलना भर है कि बादल गिरा तो सब भाग लेते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, इतनी बड़ी जेंट्री में अब आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो कोशिश करिए कि उसी तरह रहिएगा। इधर 1000 लोगों को खड़ा करिए, इधर 1000 लोगों को खड़ा करिए और दोनों 1000 लोगों को खाली एक चिट पास करिए और एक को कथा में बुलाइए और एक को किसी दावत में बुला लीजिए। आस पड़ोस में अगर सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया वहां देखने वालों बुला लीजिए, कोई बुराई की बात कर लीजिए, आप खुद से देख लेंगे कि भीड़ कहां ज्यादा है। तो इसका मतलब यह बात यहां से तय होती है कि भीड़ कहां है। भीड़ यह है भागो। मैं अभी भी कह रहा हूं, यहां पर 15 आदमी को मैं बैठा देता हूं, देखो साइकोलॉजी से कभी लड़ो मत, चरित्र जो है उसको समझना ही पड़ेगा। जैसे स्टॉक मार्केट का अपना एक चरित्र है, उसको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी भी कह रहा हूं ना, 3 चीजें हैं, एफडी, पोस्ट ऑफिस और जमीन जायदाद सोना चांदी। हम कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर 2000 रुपए जमा करके चैन मार करके सोने में क्या बुराई है। अब नेचर अलग है, मतलब चरित्र अलग है, कर्म अलग है, तो गलत। स्टॉक मार्केट में कोई आपको दावत नहीं दे रहा कि यहां पे पैसा लगता है। यहां पे सबसे पहली प्रचलन क्या ही जाती है कि यहां नुकसान होता है।
तो इसका मतलब यहां पर इस चीज को लेकर के आप लोगों को बहुत क्लियर समझना है कि यहां जो भीड़ है वही सुनिश्चित करती है कि मार्केट किधर की ओर जाएगी। और जैसे ही यहां पे आरोप शब्द भी आया, एक छोटी सी न्यूज भी आई, तो मार्केट गिरनी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी समय आप बहुत एक्टिव होकर के रहिए। और जैसे ही एक बार याद होगा कि सेबी के डायरेक्टर के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा था, उससे पहले एक महिला डायरेक्टर थी, उनके ऊपर भी एक आरोप लगा था, और उसके बाद मार्केट संभलने का नाम नहीं ली थी, चंदा कोचर, खटाखट खटाखट मार्केट नीचे। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, पैनी नजर रखना है कि आरबीआई क्या बोल रहा है। आपको पैनी नजर रखना है कि सेबी की रजिस्टर्ड बॉडी क्या कह रही है। इन दोनों के कहे हुए बातों को बहुत गंभीरता से लेना है। वॉर, अभी आप देखिए कि वॉर का तो लगातार पीछे का 3 महीना 4 महीना मार्केट जो एकदम से खराब रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो वॉर था। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, इराक, चाइना, सब एक दूसरे के साथ वॉर के संबंध में थे, और मार्केट में इसका एक गहरा असर पड़ता है। हाँ, फिर आता है ग्लोबल क्रैश। अब वॉर का मतलब ये होता है कि जैसे कौन कौन से उससे क्षेत्रीय, अब वॉर का मतलब देखो, वॉर तो हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे देशों में हो रहा है जहां इकोनॉमिकल वो इतना मजबूत नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान को इस वक्त ले लीजिए, जैसे आप बांग्लादेश को ले लीजिए, जैसे आप श्रीलंका को ले लीजिए, आप अफगानिस्तान को ले लीजिए, आप हॉलैंड को ले लीजिए ना। अब ऐसे देशों की इकोनॉमी कोई उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। दूसरा, उनका बहुत ज्यादा आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत ज्यादा समझौते, ट्रेड व्यापार के समझौते बहुत कम है, तो इसलिए उस तरह के वॉर में उनका असर नहीं होगा। लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे रूस, चाइना, भारत, ऐसे देश हैं, तो वहां तो एक छोटी सी छींक भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर ग्लोबल क्रैश को भी आपको देखना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखिए तो अभी अमेरिका पीछे 4 महीने से, और अभी भी मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट में आप प्रोफेशनल स्टडीज के लिए हैं, आप जुए के लिए नहीं कि आज अच्छा हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूं जितने प्रोफेशनल लोग हैं इस वक्त मार्केट से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी दिन ऐसे करके एक न्यूज बड़ी हो सकती है। अब इसके पीछे का आशंका कहां से आ रही है ये बताते हैं। लगातार पीछे के अगर आप 2 महीना उठाइए तो अमेरिका हमेशा कोई ना कोई एक बैड तरह का न्यूज जो है मार्केट में फैला रहा है। साथ ही साथ उसने रिसेशन अपने यहां घोषित कर रखा है, लेकिन अभी ऑफिशियली इतना बड़ा नहीं आया। लेकिन आप देखिए कि वहां पर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रिसेशन को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसका मतलब जिस दिन अमेरिका में रिसेशन आया उस दिन इंडिया में सीधा उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी आप ट्रेड वॉर में देखिए, टैरिफ बहुत बड़ा काम कर रही थी, तो धीरे धीरे मार्केट को जब आदत हुई तो ऊपर चलती चली गई और अभी 26,000 पर ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल जब मार्केट का सेंटिमेंट ठीक हो जाता है तभी जाता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि कहां के बाद मार्केट कहां जा सकती है। तो ग्लोबल न्यूज पर इस वक्त बहुत ज्यादा आपको फॉलो करना है। ओवरनाइट गैप एक्सपेक्टेशन, कई बार क्या होता है कि हम लोग तो भाई एक समय के बाद ट्रेड रेट बंद कर देते हैं, लेकिन बाजार तो चल रही होती है, बाजार की व्यवस्थाएं, निकाल खरीद परोप सेटलमेंट, ये तो चल रहा होता है। कई बार आपको पता नहीं होता है कि एफआईआईज ने कितना बड़ा पैसा शाम में निकाल लिया, राइट? इन्वेस्टर ने अपना बहुत बड़ा पैसा निकाल लिया। तो जब इन्वेस्टर बहुत बड़ा पैसा निकाल लेते हैं या इन्वेस्टर बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर इन करते हैं तो वह ओवरनाइट गैप एक्सपेक्टेशन हो जाता है। क्योंकि अचानक से, जैसे अभी आप हैं, अभी आप अपनी संतुलित स्थिति में, अचानक से आपके पास 5 करोड़ रुपए कैश आ जाए तो ओवरनाइट सक्सेस हो गई ना। तो यहां पर ओवरनाइट गैप एक्सपेक्टेशन जो है वो अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि 1000, 1200 और 700 अंक मार्केट अचानक से ऊपर ओपन हो गई। अब 700 अंक को अचानक से मार्केट ऊपर हो गई। अब सुनते जाइएगा क्वेश्चन, अब अचानक से फिर आपको क्या लगेगा पता है, 700 अंक ऊपर चली गई है, करते करते अब 900 आ गई है, अब पक्का यहां से गिरेगी तो यहां तक। मैं अभी भी कह रहा हूं जब भी ये मिल जाए गैप अप गैप डाउन उम्मीद से ज्यादा, तो वहां कोई रायता मत बोइएगा, सिर्फ बहाव में चलिएगा। सिर्फ किधर की ओर ट्रेड करना है, जिधर की ओर मार्केट ने आपको संदेशा दिया है। ओवरनाइट 700 अंक ऊपर खुल जाए, 900 अंक ऊपर खुल जाए, तो बस इधर ही के बारे में सोचना है ना। और अगर 700, 900 अंक माइनस 1000 अंक खुल जाए तो बस इधर ही के बारे में सोचना है। इसके अलावा अगर आपने कुछ सोचा हैमर, उसके अलावा आपने सोच लिया सपोर्ट लाइन, उससे आपने सोच लिया ये तो इंपॉर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कुछ काम नहीं करेगा। बस बहाव में चलिएगा, बहाव के अगेंस्ट मत जाइएगा। इस तरीके से आप लोगों को पूरे न्यूज पर
फोकस करना है, जहां पे आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि इंडिया विक्स क्यों अचानक से बहुत तेज स्पाइक देता है। तो उसके मुख्य कारण ये हैं और आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि इंडिया विक्स का और निफ्टी का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक, जो कि हम लोगों का कल क्वेश्चन भी था। तो 95% केसेस में यह बात समझिएगा कि इनका रिलेशन इनवर्स काम करता ही करता है। तो 95% एक बड़ा परसेंटेज है, 5% अपवाद में चला जाता है, लेकिन 95% केसेस में आप इस बात को समझिएगा कि अगर इंडिया विक्स हाई है तो निफ्टी विल बी लो, और अगर इंडिया विक्स लो है तो निफ्टी विल बी हाई। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसको वॉलेटिलिटी से तो नहीं जोड़ दिए ना ऑप्शन बायर सेलर, वो खत्म हो चुका है भाई। अब यहां पे बात निफ्टी की हो रही है पर्टिकुलर, तो यहां पे बाजार क्या करेगी? विक्स विल बी हाई। अगर हाई विक्स है तो बाजार निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी होगी? लो होगी। और अगर विक्स लो है, जैसे अभी विक्स क्या है 12, 11, तो आप निफ्टी को कैसा चलते हुए देख रहे हैं? या तो धीरे धीरे अपसाइड देख रहे हैं, या तो स्टेबल देख रहे हैं, या तो काम देखेंगे, शांत देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट क्या है? विक्स 11, 12, 10, 10:30, पौने 11, 12, 12:15 के करीब है। इसका मतलब लो पर है, तो मार्केट या तो स्टेबल रहेगी या तो थोड़ा अपसाइड मूवमेंटम देगी निफ्टी के रिगार्ड्स। अब यहां पर ऑप्शन बायर सेलर की वॉलेटिलिटी मत लीजिएगा, वो दूसरी चीज है, यहां दूसरी चीज है। अब तक जो पढ़ रहे थे वो ऑप्शन बायर और सेलर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, नहीं तो पीछे जाकर के ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहां से देख लीजिएगा। वो ऑप्शन बायर और सेलर के रिस्पेक्ट में वॉलेटिलिटी पढ़ रहे थे, और यहां पे आप पढ़ रहे हैं कि इंडिया विक्स का निफ्टी के साथ रिलेशन क्या है। तो अगर इंडिया विक्स हाई है तो निफ्टी जो है वो नीचे रहेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स जब हाई हो जाती है तो हाई की ओर जाने के बाद मैंने बताया था सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद बाजार गिरने लगती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्योंकि फियर बढ़ जाता है, विक्स अगर ऊपर जाएगा तो आपको क्या पढ़ाया गया था? फियर क्रिएट हो जाता है, राइट? और वो बाजार के साथ ही मोमेंटम करती है। तो यहां पर विक्स अगर लो हो जा रही है तो निफ्टी जो है स्टेबल हो जाएगी, और निफ्टी जो है वो मार्केट में एक अपसाइड धीरे धीरे छोटा छोटा डायरेक्शन देगी, बहुत वॉलेटाइल नहीं रहेगी। मतलब सीधा 300 अंक का एक कैंडल नहीं बनाएगी, बट स्टेबल होते हुए धीरे 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 अपसाइड मोमेंटम बनाएगी। अब इसका वॉलेटिलिटी के साथ रिलेशन देख लेते हैं कि अगर आपको वॉलेटिलिटी कैश करना है, वॉलेटिलिटी जिसको आपको पता है कि जब आप बायर हैं तब आपको वॉलेटिलिटी कैश करना होता है, सेलर के लिए वॉलेटिलिटी रिस्क से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हाई विक्स रहती है तो आने वाली मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन है। हाई वॉलेटिलिटी ऑलरेडी वॉलेटिलिटी हो चुकी है क्योंकि प्राइस का मोमेंटम हो चुका है। हाई विक्स तो यही बताती है। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं, विक्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। विक्स को लेकर के आपने क्या पढ़ा है? कि अभी की बात नहीं हो रही है, आगे वाला फ्यूचर। जैसे इससे पहले आपको मैंने कहा था एक सप्ताह का देखिए, तो आपने देखा कि 11-12 11-12 के बीच में ट्रैवल कर रही थी, तो आप देखिए कि बाजार धीरे 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 मजबूत हो रही थी। तो इसका मतलब है कि आप सडन विक्स को देखकर मार्केट में कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप आज देखेंगे और उसका 3 दिन बाद का भी इंपैक्ट मिलता है, 15 दिन बाद का भी इंपैक्ट मिलता है, क्योंकि इट इज द कैलकुलेशन फॉर 30 डेज। तो 30 दिन का कैलकुलेशन यहां होता है। तो ओवरऑल आपके पास विक्स का एक चार्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए अगले 6 दिन आपको देखना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, यहां बाजार लगा लीजिए, फिर उसी के नीचे आप अपना स्टॉक लगा लीजिए, और यहां पर विक्स का 6 दिन लगा लीजिए। अगर 6 दिन में विक्स जो करी है उससे आपको पता चल जाएगा कि बाजार में 6 दिन में क्या हुआ है। तो क्योंकि 6 दिन का आप यहां लगाए हैं विक्स ना, तो 6 दिन का विक्स, 6 दिन की बाजार, अगले 6 दिन की बाजार मैनेज हो जाती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, विक्स जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए काम करता है। और चेक द वॉलेटिलिटी, हमेशा क्या देखना है कि क्या वॉलेटिलिटी विक्स में है या नहीं, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी तब आती है जब विक्स वॉलेटाइल होता है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी को जरूर चेक करिए। अब आप लोग का कल एक क्वेश्चन था कि हम लोग इसको ढूंढेंगे कहां से। मैंने हमेशा से कहा है कि क से लेके ज्ञ तक पहले पढ़ लेने दो, और पढ़ने के बाद जो दिमाग में आपके प्रश्न आए वो स्वाभाविक आएगा, तो हमेशा उसको नोट करने की आदत डालिए। जब आप पूरा पढ़ लेंगे, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं, मैंने हमेशा आगे बैठे हुए लोगों को तो कभी पढ़ाया ही नहीं,
मैंने सबसे पीछे एकदम कोने में सबसे बेकार आदमी को पढ़ाने की सोचा है कि अगर वो समझ गया तो ये सब समझ जाएंगे, तो मैं एकदम पीछे वाले पे ध्यान रखता हूं, पीपीटी में कुछ नहीं छोड़ता। तो अब अगर आपके दिमाग में आता है कि वेयर विल आई फाइंड द विक्स, हम कैसे देखते हैं, तो उसके कुछ सोर्सेज हैं जहां पे आप जा करके क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि विक्स कहां कहां मिलता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने हमेशा आप लोग को कहा है कि एनएससी इंडिया को फाइंड किया करिए, क्योंकि ऑफिशियल तो यही है, बाकी तो सब ब्रोकर हैं, बाकी तो सब प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप एनएससी इंडिया पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करिए। अगर आपको नहीं पता है तो NSCindia.in लगा लीजिए तो आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? फिर आप ट्रेडिंग व्यू पर भी जाकर के, ट्रेडिंग व्यू पर जाकर के टाइप कर देते हैं इंडेक्स इंडिया विक्स, तो वहां पर भी आपके पास चार्ट खुल के चला आता है। किस पे? ट्रेडिंग व्यू पर। क्लियर हो गया? आप मनी कंट्रोल पर भी जा सकते हैं, मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, वहां पर भी जाकर के आप इंडिया विक्स टाइप कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। आप इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ मार्केट और अदर इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो कि सर्व कर रहे हैं, वहां पर भी जाके आप इंडिया विक्स टाइप कर देंगे तो आपको इंडिया विक्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगी और इंडिया विक्स का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। लास्ट में समराइज कर देते हैं कि यहां पे आप लोगों को साइकोलॉजी कैसी बनानी है। आपके पास इंडिया विक्स को लेकर के आपकी ट्रेडिंग को रिगार्ड्स, अब तक निफ्टी बाजार के रिगार्ड्स पढ़ रहे थे, अब आपको पढ़ना है कि ट्रेडिंग के रिगार्ड्स हम लोग की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हाई विक्स रहेगा, तो हाई विक्स में ऑपरेटर फेक मूव्स बनाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा साइकोलॉजी अब यहां पढ़ रहे हो तो आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी है। अब तक आपने पढ़ा कि इंडिया विक्स क्या है, फिर पढ़ा कैसे काम करती है, फिर आपने पढ़ा ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर, फिर आपने पढ़ा इंडिया विक्स का बाजार पर इंपैक्ट। अब आप पढ़ रहे हैं कि इंडिया विक्स की साइकोलॉजी कैसी होती है। तो अगर आप देखिए कि हाई विक्स अगर है तो इसका मतलब मार्केट के चलन बहुत तेज हो जाएगा, और ये रब सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा तो वहां से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो आपका बीओएस है, ये टूटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और यहां से रिजेक्शन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब सपोर्ट के नजदीक कोई चीज आएगी तो मार्केट ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल है, तो जो आपके ऑपरेटर हैं वो फेक मूव्स भी बना सकते हैं कि हम इधर जा रहे हैं या हम इधर जा रहे हैं। तो उस जगह पर आपको बहुत डिसिप्लिन भी हो जाना है और स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाना चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि मार्केट उस समय क्या होती है। फिर दूसरा आता है स्टॉप लॉस हंटिंग। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी है और वो सही मूव नहीं है तो ट्रैप करेगी, और ट्रैप करेगी तो जहां जहां स्टॉप लॉस लगा हुआ है वहां वहां स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। तो इसलिए इस दौर में जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो ज्यादा सेफ हो जाते हैं, या तो सेफर स्टॉप लॉस जो लोग लगाते हैं वो लोग सेफ होते हैं। इस कंडीशन में एक मेरी तरफ से टिप समझ लीजिए, दो तरीके का स्टॉप लॉस आप लोग को ट्रेड सेटअप में बताया गया है, एक होता है स्टॉप लॉस, एक होता है सेफर स्टॉप लॉस। यदि अगर मार्केट वॉलेटाइल है और उसने प्राइस एक्शन मतलब प्राइस सपोर्ट जोन के पास लगे हुए स्टॉप लॉस को अगर हिट कर दिया है तो आप मार्केट से बाहर हो जाइए। क्यों? क्योंकि वो अगला टारगेट सेफर स्टॉप लॉस की ओर जाता है। यहां सही है? मतलब ये आपका स्ट्रक्चर है, इसके नीचे प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट लाइन है, और अगर पहला वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप समझ लीजिए कि दूसरा वाले के भी अब चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग जब होने लगती है तो यह बात समझ लीजिएगा आप जहां जहां स्टॉप लॉस लगाएंगे वो वहां वहां चेस करके आपका मार्केट से पैसा लेगी। इसलिए कई लोग कहते हैं कि जब जब लगाते हैं तब तब हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही वाला काम होता है। स्टॉप लॉस हंटिंग बाजार की सबसे खतरनाक व्यवस्था है, क्योंकि यह चीज दिखती है। जैसे अब हम ऑपरेटर हैं, जैसे अब आप मेरे से ऐप स्कूल के माध्यम से या ट्रेडिंग के माध्यम से या ऐप पे पढ़ते हैं तो मुझे पता है कौन कितने घंटे कितने मोबाइल पे कितना टाइम खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब हम ऑपरेटर हो गए ना। तो इसी तरह हमें एसएल कहां कहां लगा हुआ है उस ऑपरेटर को पता होता है, और उसको उतना ही फंड लगाना होता है कि जाके एसएल हिट हो जाए। तो इसलिए एसएल हंटिंग ऑपरेटर के हाथ में भी होता है। तो कोशिश करना कि आप एसएल हंटिंग को एक बार माइंड करिएगा तो दूसरी बार एसएल हंटिंग को तुरंत हटा लीजिए और मार्केट से बाहर रहिए। लो विक्स बिग कैंडल, ये इसका नियम है। अगर लो विक बन रही है, सॉरी लॉन्ग विक बन रही है और बिग कैंडल बन रही है तो इसका मतलब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आपको हमेशा सॉलिड कैंडल की ओर चलना चाहिए। समझिए कि आपको मार्केट हमेशा डेटा देता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि यदि अगर हम नहीं आवाज सुन पाए तो ये हमारी गलती है, उगता हुआ सूरज हम नहीं देख पाए तो ये हमारी गलती है, और इसे स्वीकार कर लेना ही ठीक होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लॉन्ग विक, आप ऐसी कैंडल कहां देखें,
स्प्रिंग टॉप भी नहीं है ना। आप ऐसी कैंडल कहां देखे हैं? इसका मतलब ये डोजी भी नहीं है। आप कम से कम 7 कैंडल लगातार ऐसी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि चीजें खराब। एक तो लंबी कैंडल भी बन रही है, तो ये भी बात सिद्ध हो रही है, कैंडल तो लंबी है ना भाई, और विक भी जरूरत से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब जो अब तक आप पढ़े हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, चार्ट पैटर्न, तो उस पर आप हर कैंडल को पहचानना जानते हैं ना भाई। अब पहचान में ही नहीं आ रही कैंडल, उसके बावजूद भी अब आप अपनी साइकोलॉजी बनाएंगे कि मुझे ऐसा लगता है। आपका लगना मतलब अंग, अंग मतलब कुछ नहीं। ये बता रहा है कि मार्केट इज एन हाई वॉलेटाइल, मार्केट इज नॉट अ गुड कंडीशन, लॉन्ग विक ऑलवेज फॉर्म फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग। लॉन्ग विक बनने का एकमात्र कारण ही होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो आप जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देख लीजिए, लॉन्ग विक के साथ देख लीजिए, तो अपनी साइकोलॉजी में नियम बना लीजिए कि नहीं, मार्केट में मैं नहीं आऊंगा क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत फास्ट चेंज होता है, और नियम है फास्ट चेंज क्यों होगा? क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो निकलने वाले और आने वालों की संख्याएं बढ़ जाएंगी, तो इसलिए मार्केट जो है बहुत तेजी से अपना स्ट्रक्चर बदल देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने यहां सपोर्ट और हमने यहां रेजिस्टेंस बना रखा है, और इतनी लंबी लंबी कैंडल दोनों तरफ बन रही है, तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर से आप दूर हो जाइए। इसीलिए मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा कुछ होने लगे तो आप इस स्ट्रक्चर को भी छोड़ दीजिए, इस स्ट्रक्चर को भी छोड़ दीजिए, आप इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर पे आ जाइए और यहां इसके आगे वाले स्ट्रक्चर पे चले जाइए, क्योंकि उस समय आपका स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदलाव होता है, ओआई बहुत रैपिडली चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा बायर और सेलर के ही जाके गोदी में बैठिए। क्लियर हो गया ना? क्योंकि वही दोनों लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो वहीं जाके आप भी बैठिए। हमेशा दोस्त दो ही चीजों को बनाइए, या तो एक पैसा, ये अगर आपके साथ जुड़ गया तो चाहे जितने बेअकल रहो, भैंस चराने वाले भी रहो, तब भी समझ लो कि तुम बहुत ताकतवर आदमी हो। और दूसरा समझदार आदमी। दो ही आदमी जो है जिंदगी बदलता है, या तो पैसा, अभी चल रहे हो काला कलर का बैग मिल जाए 10 20 50 करोड़ रुपए, समझ जाओ उसी दिन सारी जिंदगी सफल, अब कोई स्टॉक मार्केट पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं। या तो ये बहुत ताकतवर चीज होती है, या तो एक समझदार आदमी, लेकिन ये दोनों बहुत दुर्लभ चीज है। हर आदमी ढूंढ रहा है, भाग रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं 20 स्टूडेंट हमारे गुरुकुल में आते हैं, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 20 लोगों में अगर मैं उनको पूरी बात बेहतरीन समझा दूं, बेहतर काउंसलिंग, बेहतर करियर काउंसलिंग सब कुछ समझा दूं, और वो चलते समय टीचर से लेके मैनेजर से लेके कुक से लेके गार्ड, खाली गार्ड कितनी औकात है कि आप जैसे अधिकारी को भी डिसीजन चेंज करवा दे। खाली गार्ड ऐसे कह दे नहीं अच्छा है, इतने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप चाहे हम आपको दूध से नहला दें, आप एडमिशन नहीं लेंगे। इतनी बड़ी मानसिकता नकारात्मकता की है। आप भले स्मार्ट हैं एकदम, सुनेंगे हम एक चपरासी की भी, ये हमारा मेंटल लेवल है, और तुम इससे लड़ पाओगे? ये बहुत दुर्लभ आदमी है। आएंगे नहीं ना समझ में कौन आएगा? गार्ड। खाली अभी मैं बता रहा हूं, मैं अपने ऊपर, आप लोग प्रैक्टिकल कर लो। मैं स्टॉक मार्केट समझा के थक जाऊं, खाली तुम्हारे बगल बैठा हुआ आदमी कंधे पे हाथ रख के खाली एक बात बोले, सब बेकार है, उसी दिन ऐसा लगेगा जीवन मरने के बराबर है। इतनी बड़ी ताकत है इस दुनिया में। इसलिए कह रहे हैं भगवान ने, इसलिए आपको खुद का दो, खुद की दो, खुद का एक, सब दे के भेजा है। खुद समझदार बनिए, समझदार लोगों को फॉलो करिए, हमेशा पैसे को फॉलो करिए, हमेशा समझदारी को फॉलो करिए, क्योंकि यही दो लोग इंपॉर्टेंट हैं। कितने लोग को लगता है बहुत जल्दी मिल जाते हैं ये? कई लोग 100 करोड़ के मालिक होने के बावजूद भी वो 1000 करोड़ की ओर चले जाते हैं। इतना बड़ा इसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जल्दी नहीं होता है। आप लोगों को खाली मेरा सुझाव ये है कि प्लीज बिलीव ऑन योरसेल्फ, खुद की सुनिए, खुद की समझिए और विश्वास मानिए। अगर असफल रह जाइए तब मुझे चैलेंज कर दीजिए। कभी भी आप असफल नहीं हो सकते जब आप खुद की साइकोलॉजी डेवलप। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सरस्वती जी हाथ में लेकर बोल रहा हूं, जिसको मुझे खुद पता था कि ये आदमी एयरफोर्स नहीं निकाल पाएगा। मुझे खुद पता था कि यार ये आदमी नहीं निकाल पाएगा,
इंग्लिश इसकी बेचारे की बहुत कमजोर है, लेकिन उसका डेडिकेशन सिर्फ ये था कि सुबह 7:30 बजे क्लास आता था, 1 बजे जाता था, फिर शाम में 4 बजे आता था, 8:30 बजे जाता था। आप ट्रस्ट मानिए कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर घुस रहा था, एक व्यक्ति पूरी ऊपर से नीचे तक वर्दी और बकायदा बड़े वाला बैग लेते हुए इंस्टीट्यूट में आया, और मैं उसे पहचानना खुद नहीं पहचान पाया कि वही व्यक्ति है जिसको मेरे को भी लगता था कि नहीं निकाल पाएगा। ये डेडिकेशन होता है। सिर्फ उसका एक ही नियम था, वो सबका सुनना बंद कर चुका था। मेरी भी कहां सुना, मेरी भी सुन लिया होता तो लगता मास्टर बता रहे कहां निकाल पाएंगे। लेकिन देखिए उसने किसकी सुनी, सिर्फ अपने। खाली एक काम था, अंग्रेजी पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, जीएस पढ़ना, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना। देखो कितना आसान है जिंदगी। एक बार नहीं हुआ, फिर 6ठे महीने में नहीं हुआ, फिर दिसंबर में नहीं हुआ, अगली बार जाकर सिलेक्शन हो गया, वर्दिक साथ वापस आ गया। देखिए कितना सरल है। अब इसी में सारे लोग क्या करते हैं, 5 के अलावा बहुत सुनते हैं। बस इतने 5 तुमको सिलेक्शन के लिए ना, यही 4 सब्जेक्ट और ये प्रैक्टिस पेपर, इतना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में भी मैं आपको बताता हूं, फंड आपका है, साइकोलॉजी आपकी है, डिसिप्लिन आपका है, स्टॉक मार्केट का इंस्टीट्यूशन आपका है, डॉक्टर सामने है, इंजीनियर सामने है। जब भी कोई बात रहे डायरेक्ट चैट करिए, बातचीत करिए, सुझाव पॉजिटिव हो जाएगा। अन्यथा जब तक आप साइकोलॉजिकल मजबूत मत हो जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना प्रचार करूं, मैं कह रहा हूं 5 साल बाद भी अगर आप बहुत मैच्योर हो जाइए ना, तब भी जुड़े रहिए। हो सकता है किसी एंगल पे कोई क्वेश्चन फंस जाए, तो कम से कम आपके पास एक एटीट्यूड तो हो कि सर मैं सोच रहा था कि क्या मैं ऐसा कर लूं क्या। सलाह सुझाव हमेशा ले लेना चाहिए, मानना या ना मानना ये अपने ऊपर होना चाहिए, बट ले लेना चाहिए। तो कोशिश करिए कि इस साइकोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को डिसाइड करिए कि आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में निफ्टी बाजार के संग चलते हैं, या फिर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर हैं। उसी के मार्फत आप इसको एक्सरसाइज करिए और इतने में आपका सारा काम सही हो जाएगा। अपने अपने क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पे इंडिया विक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन खत्म हो चुका है।